नमस्कार, मैं अनिल वर्मा न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स से। और आज हम आपकी मुलाकात जो है वो कराने जा रहे हैं पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर श्री दुष्यंत भट्ट जी से, और जानेंगे नगर निगम में क्या हो रहा है, क्या लोगों को जो है दिक्कतें आ रही हैं। आज उनसे जो है बेबाक सवाल करेंगे और उनके सवाल आप सब जानेंगे कि इस बारे में जो है श्री दुष्यंत भट्ट जी का क्या कहना है। जी, तो दुष्यंत भट्ट जी, ये पहला जो सवाल है वो फैमिली आईडी को लेकर के है कि लोग बागों को जो है इतनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। उनकी फैमिली आईडी सही नहीं हो रही है और उनको कई महीने से जो है वो धक्के खाने पड़ रहे हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और फैमिली आईडी में जो है वो आधे से ज़्यादा मतलब 50% जो है लोग बागों के जो है वो जो पीले कार्ड थे राशन के लिए, गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनके नाम काट दिए गए हैं और जो असली हकदार थे वो उनको जो है वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखो, फैमिली आईडी का कंसेप्ट बहुत प्यारा कंसेप्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच शुरू से ही अंत्योदय की सोच रही है। आप देखिए, कोई भी सरकार अगर किसी भी समाज के वर्ग के कल्याण के लिए कोई योजना बनाएगी तो योजना बनाने के लिए उसे डाटा तो चाहिए कि नहीं चाहिए कि भाई कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, कितने लोग किस कास्ट के हैं, कितने लोग किस समाज के हैं, उसकी इनकम कितनी है, और उसके लिए फैमिली आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। वो फैमिली आईडी का जब सर्वे हुआ तो सर्वे होते वक्त कुछ कर्मचारियों का ध्यान नहीं रहा होगा इसके गंभीरता को लेकर, कुछ लोगों ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया, कुछ लोगों की ने भी अपनी सही जानकारियाँ उसके अंदर नहीं थी। उसके अलावा उसके बाद जो फैमिली आईडी बनी, उस फैमिली आईडी के अंदर ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड बने भी हैं। दोनों ही पहलू हैं इसके। जो एक्चुअल गरीब व्यक्ति था उसका राशन कार्ड बना भी है, और जिन लोगों की फैमिली इनकम ज़्यादा थी या किसी तरह से उनकी ज़्यादा शो हुई तो उनके कटे हैं। लेकिन उसके लिए त्रुटियां, मतलब कोई भी जब भी कोई नई योजना आती है तो ऐसा नहीं होता कि वो योजना बिल्कुल ही वो ठीक तरह से होगी, लेकिन उस योजना को में जो जो गलतियां होती हैं उनको हम धीरे धीरे उसको ठीक भी करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो भी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास है वो उसको लगातार कैंप लगाकर लोगों के बीच में जाकर उसको ठीक भी कर रहे हैं। लोगों की फैमिली आइडिया ठीक भी हो रही हैं। ये जितने भी कैंप लग रहे हैं और इसमें जो है दावा किया जा रहा है कि फैमिली आइडिया ठीक हो रही हैं, और वो ठीक होने के नाम पे जो है मतलब यूं ही काम चल रहा है, और उसके बाद भी जो है लोग बागों की जो है फैमिली आईडी सही नहीं हो रही है और उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। और वो जो है कभी सचिवालय में जो है कभी चौथी मंजिल पे, कभी तीसरी मंजिल पे, कभी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे वो धक्के खाते रहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली आईडी जो है वो सही नहीं हुई है। और बल्कि उनको जो है जो पहले एससी में थे उनको बीसी में ला दिया गया। तो ये बड़ी दुखद विडंबना है कि भाई उनको जो है मतलब जो सुविधाएं उनको मिलनी थी अब वो उनसे जो है वंचित हो गए हैं, और सरकार ने जो है उनको एससी से जो है वो बीसी में ला के खड़ा कर दिया है और वो अब धक्के खाने लग रहे हैं, लेकिन उनकी जो है फैमिली आईडी सही नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, फैमिली आईडी सही नहीं हो रही है। फैमिली आईडी बहुत सही हो रही है, हम लोग फील्ड में हैं और उनको ठीक भी करवा रहे हैं। आप एक बात देखिए कि एक विषय आया फैमिली आईडी, आप फैमिली आईडी के पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ रहे। आप फैमिली आईडी के पीछे का कंसेप्ट ये आप ये समझिए कि आज की डेट में किसी भी व्यक्ति को जिसकी फैमिली आईडी सही है उसको पेंशन बनवाने की लाइन में लगना पड़ता, उसको पेंशन बनवाने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, उसको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर बैठे सब काम हो रहे हैं। अगर आप देखिए हम डाटा ही सही नहीं देंगे, या मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने गलती नहीं करी होगी, लेकिन जब भी कोई नई योजना आती है उसके अंदर थोड़ा बहुत विरोधाभास होता है, कुछ कमियाँ होती हैं, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, और हम उन फैमिली आईडियों को नियमित रूप से हम ठीक कर रहे हैं। लगातार हर वार्ड के अंदर कैंप भी लगाए जा रहे हैं, और आप इसका सकारात्मक पहलू देखिए, केवल नकारात्मक पहलू मत देखिए। जब हमारे देश के अंदर कोई भी नई योजना लागू होती है
तो उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। मान लीजिए आप अपना घर ही बना रहे हैं नया, और उस घर को बनाने के लिए तोड़ के जब नया घर बनाओगे आप, तो उसका सामान भी अलग रखना पड़ेगा। कभी मिस्त्री नहीं आया, कभी लेबर नहीं आई, लेकिन जब वो मकान बन के भव्य रूप ले लेगा उस मकान का, तो उसका आनंद भी आप ही लेंगे। आज ये फैमिली आईडी का कंसेप्ट बहुत प्यारा है, और आप आने वाले समय के अंदर देखना कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। कोई व्यक्ति किसी को गलती से या धोखे से में नहीं रख सकता, सबकी चीज़ें सब कुछ स्पष्ट होंगी। अब ये जो कैंप में उनको बोल दिया जाता है कि यहाँ से सही नहीं होगी, यहाँ आपकी फैमिली आईडी नहीं हो सकती है, तो आप जो है वो सचिवालय में जो है जाइए, सर्वर है तो वहीं से जो है सही होंगे। और वहाँ जो है लोग बागों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहाँ भी सही नहीं हो रही हैं। तो इसका क्या कारण है? सही हो रही हैं, आप कह रहे हो कि सही नहीं हो रही। आप जब आप एप्लीकेशन आवेदन दें, आप एडीसी कार्यालय में जाइए, प्रथम तल पर जो ग्राउंड बेस पे उसका अंत्योदय केंद्र है, वहाँ पर आप जाकर उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अब उसका जो समय लगना है वो समय लगना है, लेकिन होगी वो ठीक हो रही है, कैंप भी लग रहे हैं। चलिए, तो आगे जानना चाहते हैं कि ये तो फैमिली आईडी की बात हो गई। अब जो सबसे बड़ी जो समस्या लोग बागों को आ रही है वो शहर में जो प्रॉपर्टी आईडी की आ रही है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो है नगर निगम में सुनने को मिलता है कि भाई प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो है धांधलेबाजी चल रही है और वहाँ जो है पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी प्रॉपर्टी आईडी की, जो है क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि लोग बागों को जो इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नगर निगम अगर चाहे तो वो बैठे बैठे ही जो है वो एक एप्लीकेशन पे जो है आप एक बात देखिए कि प्रॉपर्टी आईडी हमारे पानीपत के अंदर ज़मीनों के कितने झगड़े होते हैं और कितने विवादास्पद विषय आते हैं। आपका मकान है, आपके पास रजिस्ट्री है और आपके घर के बाहर लिखा है कि ये अनिल कुमार वर्मा का मकान है और इसकी प्रॉपर्टी आईडी ये है, तो ये कितना अच्छी चीज़ है। अगर किसी आदमी की प्रॉपर्टी आईडी मतलब शो हो, उसके पास कितनी संपत्ति है, ये सब शो हो, ओपन हो, तो इसमें बुराई क्या है। प्रॉपर्टी आईडी के पीछे क्या की सोच भी आप देखिए। प्रॉपर्टी आईडी बनाने से और बनने से ये लोगों के ही फायदे के लिए है, वो ठीक बात है। मैं मानता हूँ इस बात को कि कमियां कहाँ नहीं है, कमियां हुई होंगी। जब इसका सर्वे हुआ 2018 में, उस समय मान लीजिए कोई खाली प्लाट है और वहाँ पर मकान नहीं है, तो खाली वैकेंट प्लाट है, वैकेंट प्लाट की जानकारी नहीं मिल पाई, या नई कॉलोनी डेवलप होगी, वहाँ पर खाली प्लॉट था, वहाँ पर घर बन गए। आज हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी। प्रॉपर्टी आईडी तो हर जगह की बनी हुई है। अब उस प्रॉपर्टी आईडी में करेक्शन हो रहे हैं, मान लो होगी कि अनिल वर्मा जी का मकान था, लेकिन वहाँ पर जब कोई व्यक्ति मिला तो बाहर खड़ा, गेट पे खड़ा होकर उसकी फ़ोटो ले ली, उसके बेटे के नाम चढ़ गया। ये स्वाभाविक है, जब भी कोई सर्वे होता है तो स्वाभाविक है गलतियाँ होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हमारी मंशा ऐसा नहीं है कि उन गलतियों को रिपीट करते रहना, उन गलतियों को ठीक करना। उन गलतियों को ठीक करने के लिए नगर निगम अपने उस पर कैंप भी लगा रहा है। और जहाँ तक ये कह रहे हो कि नगर निगम के अंदर ये समस्या है, दलालों की समस्या है, फलानी समस्या डिग्री, ये मतलब एक वो जब कोई व्यक्ति सही तरीके से, आप सब कुछ आज ऑनलाइन है, आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करें, मतलब कोई उसको डिले नहीं कर सकता। सरकार ने तत्काल स्कीम भी लागू करी, सरकार जो जो बेस्ट कर सकती है लोगों को राहत देने के लिए, वो सरकार काम कर रही है। और हमें इन चीज़ों, इन बातों का बतंगड़ बनाने की बजाय इन बातों की गंभीरता को समझना चाहिए। और आप जैसे पत्रकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप भी लोगों को ये समझाएं कि ये दोनों कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, इनकी गंभीरता को समझें आप। हाँ, उनको कोई दिक्कत आ रही है ठीक करवाने में, ऑफिसर्स उनकी नहीं सुन रहे, तो हम निगम पार्षद के पास जा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, और हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए 24 घंटे तत्पर भी हैं और करते भी हैं उनका समस्या का हल। जी। तो अब ये अगला सवाल है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं तो उनका विकास नहीं हो पा रहा है, और जिससे जो है लोग बागों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कहाँ विकास नहीं हुआ। आप देखिए उन कॉलोनियों के अंदर हमने सड़कें बनाई, हमने पीने के पानी की पाइपलाइन दिए, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई अमृत योजना। अमृत योजना के तहत हमने सीवर दाबे, पीने के पानी की पाइपलाइन दाबी। अब जब डेवलपमेंट होती है तो सड़कें वो नेचुरल उखड़नी थी। अब उन सड़कों को बनाने के लिए थोड़ा सा डिले जरूर हुआ। अभी मानसून है और मानसून के बाद उन सड़कों की रिपेयर का काम और उन सड़कों को ठीक करने का काम पूरी गंभीरता के साथ हम करने वाले हैं। और आप देखना कि क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था कि इन कॉलोनियों के अंदर भी सीवर दब जाएंगे, इन कॉलोनियों के अंदर भी पीने के पानी की पाइपलाइन दब जाएगी, इन कॉलोनियों के लोगों को भी स्वच्छ पेयजल मिलेगा। इन कॉलोनियों को तो भेड़ बकरी की तरह कांग्रेस की सरकार समझती थी। इन कॉलोनियों को बसे हुए कई दशक बीत गए थे, लेकिन इन कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर सरकार ठेंगा दिखा देती थी। पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, जिसने सबसे पहले अपनी कलम से इन कॉलोनियों को वैध किया। इन कॉलोनियों को वैध करने के बाद इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट हुई, लेकिन जब डेवलपमेंट हो रही है तो धीरे धीरे ही तो काम होंगे ना। अब एकदम से ही सारा कुछ हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज इन कॉलोनियों के अंदर हम ये मानते हैं कि सड़कें उखड़ी हुई हैं, लेकिन आप देखना कि जब सीवर दबे हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन दबी हैं, एसटीपी प्लांट हमारे यहाँ लगे हैं, और जो ये सड़कें उखड़ी हुई सड़कें हैं, ये भी मानसून के बाद हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनको हम ठीक करने वाले हैं। और कॉलोनियों में जो है वो पाइपलाइन, चाहे वो पानी की हो या सीवर हो, तो उसको खोदने के लिए जो है ठेकेदार खुदाई तो कर देता है और पाइपलाइन डाल देता है, लेकिन उसके बाद जो है वो सड़क को ऊबड़ खाबड़ छोड़ करके यूं ही अधूरी ये चल देता है, जिसकी वजह से जो है लोग बागों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। देखो, जब ये कॉलोनियाँ कच्ची थी तब कॉलोनी के लोगों की डिमांड थी इनको पक्का करें, हमने उन गलियों को पक्का किया। फिर आज वहाँ पे हमने जो एक एस्टीमेट बनाया, जिस अमृत योजना के तहत वहाँ पर काम हुए, सड़क बनी, बिजली का पानी, बिजली दी, पीने के पानी की निकासी करी। और आज जब उन सड़कों को हम ठीक करने की बात करें, कुछ फंड्स की प्रॉब्लम आई है जिसकी फाइल हमारी चंडीगढ़ पेंडिंग है और वो जल्दी पास हो जाएगी। और आप ग्रामीण विधानसभा की कॉलोनियों के तो भूल ही जाइए कि वहाँ पर कोई किसी तरह की समस्या रहेगी। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने वाली है उस एरिया में। नहीं भट्ट साहब, मेरा सवाल जो है वो ये था कि जो ठेकेदार जो है वो अधूरी सड़क छोड़ कर चले जाते हैं, अच्छी खासी बनी हुई सड़क को जो है वो पहले पाइपलाइन खुदाई के नाम पे जो है वो खोदते हैं और पाइपलाइन दबाने के बाद में जो है फिर वो अधूरी छोड़ करके चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ जो है क्या कोई कार्रवाई होती है या ऐसे ही लीपापोती हो जाती है? जहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है हम कार्रवाई करते भी हैं और ठोक के कार्रवाई करते हैं। ऐसी अगर कोई शिकायत है तो आप हमें दीजिए, हम उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो ये आप ही की कॉलोनी में जो है आदर्श नगर की जो ये मेन रोड है, यहाँ इसमें जो है वो पानी की पाइपलाइन दबाई गई और वो सड़क को जो है वो ऊबड़ खाबड़ छोड़ दिया गया। इसका टेंडर लगा दिया गया है और मतलब जल्दी ही बरसातों के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा और ठेकेदार को भी पेनल्टी लगाई है। शहर में जो है आजकल सफाई के नाम पे, चूँकि काफ़ी गंदगी का माहौल है शहर में, काफ़ी गंदगी फैली हुई है, और जिस कंपनी को जो है वो इसका ठेका दिया गया था सफाई का, तो उसके ही कर्मचारी जो है वो एक तरफ तो नगर निगम से जो है वो पैसे वसूल रहे हैं सफाई के नाम पे, और दूसरा ये जहाँ भी वो जाते हैं सफाई के नाम पे जो प्रत्येक घर से जो है वो 50 रुपये से लेकर के 75 रुपये तक जो है वसूलते हैं। सफाई के कंसेप्ट अलग हैं हमारे। JBM कंपनी का काम है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करना। वो घर घर से कूड़ा उठाएगी और उस कूड़े को मुरथल प्लांट में लेकर जाएगी और उससे वो बिजली बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को देगी। ये JBM का काम है। और JBM के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो पानीपत नगर निगम की बजाय वो चंडीगढ़ एग्रीमेंट हुआ था, और उसके अंदर एक क्लस्टर है सोनीपत और पानीपत। इनका एक एग्रीमेंट के तहत ये 30 रुपये हर घर से कूड़ा कलेक्शन का ले सकते हैं। ये हमारे एग्रीमेंट के अंदर लिखित है। मतलब जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल का अलग रेट है, कमर्शियल का अलग रेट है, उनके अलग अलग रेट है। ये डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन लेकर उसको वो ले सकते हैं। आप ये देखिए कि जब ये शहर है जी, इस शहर को लेकर पुराना जो शहर था और अब जो नया शहर है, इतने बड़े शहर के अंदर अगर 2 दिन सफाई ना हो, हम सफाई के नाम पर लूट कहते हैं, सफाई का भ्रष्टाचार है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो कुछ ठीक है हम उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन जो गलत है हमें 1 मिनट में उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, हम कब इनकार कर रहे हैं?
लेकिन हम अगर कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेंट देता है तो हम उस भ्रष्टाचार को दबाते नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो आए दिन नगर निगम में भी जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के जो है वो पार्षदों का जो है आपस में जो है वो काफ़ी अधिकारियों पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और अधिकारियों पे जो है कि भाई ये बगैर पैसे के काम नहीं करते। कोई अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो शिकायत दर्ज कराए और उस अधिकारी का भी इलाज करेंगे, और बढ़िया वाला इलाज करेंगे। आप दिलाओ शिकायत, कौन पैसे लेके काम करता है। खाली चर्चा करना, खाली हवा उड़ाना वो एक अलग बात है। आप शिकायत दिलाइए किसी से। आजकल जो है वो नगर निगम में विधायकों की काफ़ी दखलंदाजी हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी अधिकारियों को और कर्मचारियों को और यहाँ जो है मतलब उनकी दखलंदाजी से जो है वो ठीक तरह से जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये गलत है? विधायकों की अगर दखलंदाजी नगर निगम में, तो इसमें गलत क्या है? वह जो हमारे विधायक वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और नगर निगम के कस्टोडियन हैं, और सरकार द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर हैं। वो सरकार ने उनको बनाया हुआ है नगर निगम को देखने के लिए। निगम पार्षद जहाँ इलेक्टेड मेंबर है वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, और वो मैं तो यही कहता हूँ, इससे बढ़ के भी बात कहता हूँ, नगर निगम के संरक्षक हैं, तो उनको पूरी दखलंदाजी रखनी भी चाहिए। लेकिन हर चीज़ की नहीं मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं पार्षदों को भी रखनी चाहिए, मर्यादाएं सबको रखनी चाहिए। मर्यादाओं में हम रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा हम काम कर पाएंगे। तो जैसे नगर निगम में जो है वो मेयर ही सर्वोसर्वा होता है, और मेयर का पद जो है वो विधायक से बड़ा होता है। तो क्या मेयर की जिम्मेदारी नहीं है कि और लोग बाग जो है उनसे शिकायत करें, या वो सारी समस्याओं का जो है हल करें, या वो अधिकारियों पे जो है वो नकेल डालें? सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। नगर निगम की मेयर को जनता ने चुना है, पार्षदों को जनता ने चुना है, लेकिन विधायकों को भी सरकार ने चुना है, और विधायकों को सरकार ने नॉमिनेटेड मेंबर बना रखा है नगर निगम का। तो हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी, जिसको जहाँ पे गलती लगती है उसको ठीक करने के लिए अधिकारियों को कहना। तो मैं ये कहता हूँ कि दखलंदाजी बिल्कुल ठीक है, और दखलंदाजी होती रहनी चाहिए, और आम आदमी की भी दखलंदाजी होनी चाहिए नगर निगम के अंदर। ऐसा नहीं है कि केवल जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी हो, नगर उसके अंदर हर किसी की दखलंदाजी होनी। दखलंदाजी करने में गलत क्या है? अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई जिम्मेवार व्यक्ति नगर निगम में दखलंदाजी करता है तो इसमें बुराई ही नहीं है, कुछ भी होनी चाहिए। अधिकारियों पर नकेल तभी कसी जाएगी जब हर जिम्मेवार अपने नागरिक अपनी भूमिका निभाएगा। तो आपसे जो है वो आखिरी सवाल है कि आप जो है क्या भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या एमएलए या एमपी पार्षद का, तो कौन से चुनाव लड़ने में जो है आपकी रुचि है, किस तरफ जो है आप तैयारी कर रहे हैं? मैं कहीं कोई तैयारी नहीं कर रहा होता, हमारी पार्टी तैयारी करती है, और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और मतलब एक पूरा परिवार है, और किस व्यक्ति की क्या भूमिका भविष्य में रहेगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। और हम जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, मेरे बारे में कोई भी फैसला करने के लिए, मेरा परिवार बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मेरे माँ बाप हैं और गुरु भी हैं। वो जो फैसला करेंगे वो मुझे कहेंगे कि भी आपने चुनाव लड़ना है, हम चुनाव लड़ लेंगे। वो कहेंगे चुनाव लड़ना नहीं लड़ेंगे। तो कौन सा अगर पब्लिक का काम करना है, जन सेवा करनी है, तो उसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी थोड़ा ही होता है। बिना चुनाव लड़े भी आदमी बहुत काम करते हैं। कितने हमारे सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, वो सिर्फ काम करते हैं। तो चुनाव लड़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक विचार के साथ चलना, और जो विचार भारतीय जनता पार्टी का विचार है वो हमारा एक पूरे विश्व को परम वैभव पर ले जाने के लिए एक विचार है, और हम उस विचार के साथ जी रहे हैं। चुनाव लड़ना हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखता। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।